नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पश्चिमी जगत, अमेरिका और यूरोप के देश एक तरह से पैनिक मोड में चले जा रहे हैं। उनके अंदर डर समाता जा रहा है। वो आतंकित हैं क्योंकि उनकी जो बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे पिछड़ते चले जा रहे हैं और चीन हर क्षेत्र में उनको पीछे छोड़ रहा है, हावी हो रहा है। ये पैनिक मोड आप वेस्टर्न मीडिया में जो आर्टिकल छप रहे हैं, जिस तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं, जिस तरह के कमेंटेटर बातचीत कर रहे हैं, उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आज मैं जिस एक लेख की बात कर रहा हूँ वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, अमेरिकी अखबार है, और उसकी एक हेडलाइन है, हाउ वॉक्सवैगन्स ट्रबल्स वर मेड इन चाइना। यानी जो वॉक्सवैगन कार कंपनी है उसमें जो परेशानियां या संकट आया है वो चीन से आया है, चीन का निर्मित है। यानी चीन को दोष देने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है कि वॉक्सवैगन का अगर अभी जो उसकी बुरी हालत हो गई है वो चीन की बदौलत है। अब इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं इस पोस्ट को। पिछले 4 दशकों से वॉक्सवैगन जो है चीन में बहुत कामयाब रही है। चीन ने कंपनी के विश्वव्यापी मुनाफे का आधा या उससे ज़्यादा दिया है। यानी वॉक्सवैगन जो दुनिया भर में प्रॉफिट अर्न कर रही थी उसका आधा या उससे ज़्यादा वो चीन से कमा रहा था। इस मुनाफे से जर्मनी के कर्मचारियों को ऊंचे वेतन और बड़े लाभ मिल रहे थे, लेकिन ये असमान आदान प्रदान था। उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक गरीब विकासशील देश चीन से अमीर देश जर्मनी की ओर धन का स्थानांतरण हो रहा था। और ऊपर से दिखने में ये ठीक लगता है कि वॉक्सवैगन ने वहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग की और वहाँ सेल कर रहा है और चीनियों को काम मिल रहा है, लेकिन दरअसल वो वहाँ से पैसे अर्न कर रहा था, इनकम कर रहा था, रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और पूरा वो जर्मनी में जा रही थी। उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा चीन को मिलता था। पश्चिम का जो हमेशा से सोच रहा है वो ये रहा है कि चीन हमेशा ग्लोबल वैल्यू चेन के निचले पायदान पे रहे। यानी चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे, हम उससे कमाते रहें, लेकिन वो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें वो सबसे नीचे पायदान पर रहे। यानी वो हमको सस्ता लेबर उपलब्ध कराए, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग करे, लेकिन डिज़ाइन, ब्रांडिंग और मुनाफा वो पश्चिम कमाए। तो छोटे जॉब, कम महत्व की चीज़ें चीन को सौंप दो और जो बड़ा फ़ायदा आना है वो हम कमाएं। ये उसकी सोच रही। लेकिन चीन ने बेशक उसने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस किए, सस्ता लेबर दिया, जाहिर है कि लेबर का एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ होगा, लेकिन उसने इसको एक फेज के तौर पर देखा। ये स्थायी फिनोमिना नहीं थी, स्थायी पॉलिसी नहीं थी कि वो हमेशा यही करता रहेगा और पश्चिमी जगत इसी तरह से मुनाफा पीटते रहेंगे। और चूंकि ये उसके रणनीति का हिस्सा था, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा कि कौन सी रणनीति थी जिसकी वजह से बाजी पलट गई। चीन ने पश्चिम को पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गई। अब आप देखिए, जो चीनी कंपनियां हैं, BYD, गीली, श्याओमी, न केवल चीन में बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अब यूरोपियन यूनियन में भी वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ रही हैं। वॉक्सवैगन का घरेलू बाजार क्या है? यूरोप, लेकिन वहाँ भी उसको पीछे छोड़ रही हैं। वॉक्सवैगन अपने मॉडल रेंज को अब आधा कर रहा है क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, चीनी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो वो अपने मॉडल्स को आधा कर रही है और 1 लाख कर्मचारियों की छटनी वो कर रही है। 4 यूरोपीय कारखाने बंद करने की तैयारी कर रही है। एक
एक तरह से वॉक्सवैगन का सफाया होने जा रहा है। अगर बिजनेस पूरा चला जा रहा है, मॉडल कम कर रहे हैं आप, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आप लाखों कर्मचारियों को विदा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वॉक्सवैगन कहाँ पहुँच गई है और जो चीनी कंपनियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। यूरोप के मार्केट में भी उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया है। अब ये जो पोस्ट जो अखबार की खबर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, उस पर बहुत सारी टिप्पणियां भी आई हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, उसके काउंटर नरेटिव भी दिए जा रहे हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हो रही जिसमें ये बताया जा रहा है, एक एक्सपर्ट हैं जो इसके, उनका कहना है कि ये एक विशाल समाजवादी देश है चीन के लिए, और इसकी अर्थव्यवस्था मूल रूप से प्लान्ड इकोनॉमी है। जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना है, उसी तरह से चीन भी पंचवर्षीय योजना के तहत काम करता है। हमारी एफिशिएंसी कम है, हमारा ध्यान कम है, हमने ध्वस्त कर दी वो व्यवस्था, नीति आयोग को भंग करके ये तमाम चीज़ें जो की हैं, माफ़ कीजिएगा, योजना आयोग को भंग करके और नीति आयोग को लाकर ये तमाम चीज़ें जो की हैं, उससे वो जो योजनाबद्ध विकास है अर्थव्यवस्था का, वो छिन्न भिन्न हो गया है। फिर राज्य नियंत्रित बैंक कम ब्याज पर पूंजी देते हैं। हमारे यहाँ निजी बैंकिंग व्यवस्था भी है, वो ज़्यादा ब्याज वसूलती है, और जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट के लिए कैपिटल उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। चीन में इसका उलट है, और वहाँ की तमाम सरकारें जो हैं वो इंडस्ट्री का समर्थन करती हैं, और दशकों से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर राज्य सोच समझकर एक बड़ा दांव लगाया गया था, जिसे पश्चिमी के दुनिया कंपनियों ने नज़रअंदाज कर दिया, और आज वही इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरी दुनिया पर छा रहे हैं और चीन उसमें अव्वल है। यहाँ तक कि एलन मस्क के टेस्ला तक को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला की जो बिक्री है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि टेस्ला महंगी है और जो चीनी कंपनी BYD की EV है वो सस्ती पड़ती है। तो ये एक, आप देखिए किस तरह से चीन ने सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा, एक लक्ष्य निर्धारित किया, और उसने धीरे धीरे पश्चिमी कंपनियों को पछाड़ना शुरू कर दिया। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यूरोप और अमेरिका ये दोनों जो हैं औपनिवेशिक लूट से बने हैं। इन्होंने दुनिया भर में देशों को उपनिवेश बनाया, वहाँ से लूट खसोट की और खुद समृद्ध हुए। चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, ये तमाम देश उपनिवेशों के से हासिल संपत्ति से बने हैं। जबकि चीन खुद एक उपनिवेश था, उसने किसी को उपनिवेश नहीं बनाया। जैसे भारत का कोई उपनिवेश नहीं था, भारत खुद औपनिवेशिक ताकतों द्वारा गुलाम बनाया गया था और लूट खसोट का शिकार हुआ, वैसे ही चीन भी था। लेकिन चीन ने उसको अपनी कमज़ोरी मानकर बैठा नहीं रहा, उसने अपने प्रयास नए ढंग से किए, और उसी का नतीजा है कि ये स्थिति बनी है। तो वॉक्सवैगन के बारे में मैंने बताया कि चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो गई थी, और उसे लग रहा था कि बस अब तो पूरे मार्केट हमारा ही है। टेक्नोलॉजी पर जर्मन कारों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि वो आधुनिक टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को उस तेज़ी से अडॉप्ट नहीं कर पाई। उनकी मशीनरी पर ज़्यादा जोर रहा, जिस वजह से वो पिछड़ती चली गई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें उलट गई हैं। अब थोड़ा सा आते हैं कि ये जो चीनी मॉडल है वो है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये उलटफेर हुआ है, जिससे चीन ने पासा पलट दिया है, ये समझने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि 1948 में चीन में लाल क्रांति हुई, माओ से तुंग ने चीन को मुक्त कराया, कम्युनिस्टों की सत्ता आई, और वहाँ एक ख़ास तरह की राजनीति शुरू हो गई। उस राजनीति ने चीन का कोई बहुत भला नहीं किया इस सेंस में। हालांकि बड़े पैमाने पर कृषि में काम हुआ, दूसरे क्षेत्रों में काम हुआ, लेकिन वैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिली।
लेकिन 1978 में जब देंग शियाओपिंग वहाँ पर के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पुराना जो सोवियत मॉडल चल रहा था उसको बदलकर एक मिक्स्ड मॉडल बनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल बनाया, जिसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भूमिका मजबूत बनी रही, लेकिन निजी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया गया और राज्य उसमें रणनीतिक दिशा तय करती थी। निजी कंपनियां हैं लेकिन वो क्या काम करेंगी, कैसे करेंगी, कौन से प्रोडक्ट बनाएंगी, ये जो है वो स्टेट यानी चीन की सरकार डिसाइड करती थी और ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती थी, आगे का सोच के कि कौन से प्रोडक्ट बाज़ार में अगले 25, 30, 40, 50 सालों में छा जाएंगे, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने काम शुरू किया। फिर ये स्टेट प्लानिंग और इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनकी जो थी वो मैंने बताया पंचवर्षीय योजना थी। स्टेट कंट्रोल बैंक सस्ता कर्ज देते थे, सब्सिडी, टैक्स छूट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग, स्थानीय सरकारें ज़मीन बिजली सपोर्ट देती थीं। शुरुआत में घरेलू बाजार की सुरक्षा, फिर निर्यात पर फोकस। तो ये पूरे एक जो कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम चीनी सरकार ने वहाँ की प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सपोर्ट सिस्टम भी, जिससे वो कंपनियां फलने फूलने लगी और आज वो इस पैमाने पर हैं कि दुनिया में चुनौती दे रही हैं। चीन के जो प्लानिंग है उसके ठोस उदाहरण कुछ देता हूं मैं। पहला तो इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में, ईवीज के क्षेत्र में 2009 से चीन ने ईवी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। अरबों डॉलर की सब्सिडी दी। 2009 से 2023 तक कुल 230 बिलियन की डॉलर की सब्सिडी दी गई, टैक्स छूट दी गई, चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क खड़ा किया गया और जो बैंक्स थे, नेशनल बैंक्स थे, उनके द्वारा सस्ता लोन दिया गया और स्थानीय सरकारों का पूरा सपोर्ट उन्हें मिला। नतीजा क्या हुआ? BYD, गीली, NIO, एक्सपेंग जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी। BYD आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी बन चुकी है। चीन अब ईवी और बैटरी में ग्लोबल लीडर है। वोक्सवैगन जैसी पुरानी कंपनियां जो इस बदलाव को धीरे अपनाती रहीं, उन्हें भारी नुकसान हुआ है। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण है हाई स्पीड रेल। 1990 के दशक से चीन ने मध्यम दीर्घकालिक रेलवे योजना बनाई, सैकड़ों अरब डॉलर का उसमें इन्वेस्टमेंट किया, विदेशी तकनीक शुरू में ली लेकिन फिर खुद विकसित की और आज नतीजा ये है कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, करीब 40,000 किलोमीटर का। ये आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। तीसरा उदाहरण लीजिए सोलर पैनल का, सौर ऊर्जा का। 2010 के दशक में भारी सब्सिडी और निवेश किया गया, फैक्ट्रियों का तेजी से विस्तार हुआ, सरकारी सपोर्ट से उनकी जो लागत थी वो कम हुई और चीन आज दुनिया के 85 से 95% सोलर पैनल बना रहा है, वेफर्स और सेल्स का उत्पादन करता है। यूरोप और अमेरिका की कई सोलर कंपनियां दिवालिया हो गई हैं और बाहर हो गई हैं मार्केट से। आप सोचिए 2010 में प्लान कर लिया था और 2025 आते आते तक, 26 आते आते तक उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी कि सोलर मार्केट से, सोलर एनर्जी मार्केट से बाकी लोगों को बाहर कर दिया। तो जो कुछ हुआ है ये केवल वोक्सवैगन के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के साथ यही हो रहा है और ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और ग्रीन टेक्नोलॉजी में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उदाहरण कुछ लीजिए। जनरल मोटर्स अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, चीन में जॉइंट वेंचर था लेकिन बिक्री तेजी से गिरी, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। चीन में विदेशी ब्रांडों की बाजार हिस्सेदारी कम होती चली गई। BMW और मर्सिडीज बेंज, ये दोनों जर्मनी की हैं, चीन में बिक्री गिर रही है। चीनी लग्जरी ईवी के मुकाबले इनका खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। फोर्ड और निशान ईवी ट्रांजिशन में पिछड़ रहे हैं। चीनी कंपनियां यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में तेजी से अपनी ग्रोथ कर रही है।
कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पश्चिमी कार कंपनियां अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि चीनी कारें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, इतनी एनर्जी एफिशिएंट हैं, इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं कि उनका मुकाबला ये कंपनियां कर ही नहीं पा रही हैं। तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं अमेरिका यूरोप की, वो पिछड़ रही हैं। बैटरी और सप्लाई चेन CATL जैसी कंपनियां वैश्विक बाजार पर हावी हो चुकी हैं। ड्रोन, चीन ने पश्चिमी कंपनियों को इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला एक अपवाद है, उसने शंघाई में गीगा फैक्ट्री बनाई और चीन के सपोर्ट से फ़ायदा उठाया, लेकिन अब उसे भी BYD जैसी लोकल कंपनियों से बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। तो लबोलुआब ये है कि चीन ने एक लंबे समय की योजना बनाई और उसके लिए जो जो कुछ करना था वो सब कुछ किया और एक दूरदृष्टि अपनाई कि आज से 20, 25, 15 साल बाद कौन से प्रोडक्ट होंगे जो दुनिया की इकोनॉमी पर हावी होंगे, उसमें उसने अपनी ताकत लगाई और आज हम देख रहे हैं कि वो कहाँ हैं। और पश्चिमी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, पैनिक फैला हुआ है कि अगले 5-7 सालों में उनका क्या होगा, इन कंपनियों का क्या होगा जो बिल्कुल लगातार नीचे का गोता लगा रही हैं, उनका हाल क्या होगा। और चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, वो पूरी उलट पुलट कर देगा इन देशों की इकोनॉमी को। इन देशों की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी नामधारी कंपनियां हैं, वो तबाह हो जाएंगी। कुछ एक इक्का दुक्का अगर जल्दी से उन्होंने अपने आप को अपना कायाकल्प किया तो शायद बच जाएं, नहीं तो चीन का जो कहना चाहिए कि एक ज़बरदस्त अटैक है, इकोनॉमिक अटैक, आर्थिक हमला या टेक्नोलॉजिकल हमला या दोनों को मिलाकर देखें, वो बहुत कारगर साबित हो रहा है और ये पैनिक है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि घबराहट किस हद तक मची हुई है। चीन को टारगेट किया जा रहा है और चीन है कि उनके टारगेट से बचता हुआ अपने टारगेट हासिल करते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।